Hello everyone, I am MD Ansari, a CA intermediate student. So recently दिसंबर 22 अटेम्प्ट में मैंने अपना CA फाउंडेशन क्लियर किया है, जिसके बाद मैंने अपना CA फाउंडेशन जर्नी का वीडियो डाला था, जिसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर डाल देता हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था, किसी ने पूछा था कि अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी बताइए आपने कैसे किया था, किसी ने पूछा था आप लॉ की स्ट्रैटेजी बताइए। तो उन्हीं सब कमेंट्स को देख के मैं आज अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आया हूँ, जैसे कि जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या सब्जेक्ट का, तो उसके बारे में मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाइज बताता चला जाऊँगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स का मेरा क्या सीन था कि मैंने कुछ टॉपिक्स जो है अकाउंट मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था। अगर मैं सीए फाउंडेशन की जर्नी में अगर कोई भी अपना सब्जेक्ट देखूं तो अकाउंट्स मैंने सबसे ज़्यादा कम टाइम दिया था। और अकाउंट्स का ऐसा था कि मैंने क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे जो बड़े बड़े टॉपिक्स हो गए, जैसे कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप और जो फाइनल अकाउंट, तो ये क्लास 12 के टॉपिक मैंने काफ़ी अच्छे से किए थे क्लास 12 में, जिससे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था। और अगर आप देख सकते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि मैंने पहले सारे पेपर का, पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया था, और जिससे पता चला था कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है और कौन कितने बार रिपीट होते हैं। तो उस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो उसके अंदर जो स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, जो मतलब ज़्यादा बार अकर करते हैं और जो जिनका वेटेज काफ़ी अच्छा है और वो टॉपिक छोटे हैं, तो मैंने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था, मैंने उनको किया था। और जो बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कंपनीज वाला, पार्टनरशिप और उसके बाद फाइनल अकाउंट, इसको मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। और थियोरी जो होती है हम लोग के अकाउंट्स की, उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें वो डायरेक्ट थियोरी पूछी जाती है। उसके साथ साथ आपके ट्रू फॉल्स के साथ साथ आपको रीज़न भी लिखना पड़ता है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और एग्जाम से पहले तक आपको कम से कम उसका 3 बार रिवीजन कर लेना है। और जो कंपनीज अकाउंट और जो पार्टनरशिप अकाउंट और फाइनल अकाउंट, ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि ये चैप्टर अगर आप तीनों ले लें तो आपका 30 से 35 नंबर का अकेले एक पेपर में ये कंसिस्ट करते हैं। ये तीनों टॉपिक का इतना वेटेज है, तो आपको इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और मतलब अब मैंने जैसे किया था, मेरा पहले से स्ट्रांग था, तो अगर आपका पहले से स्ट्रांग है तो आप बाकी पेपर पे, बाकी टॉपिक पे भी ध्यान दे सकते हैं। और फिर जो हमारा मॉड्यूल 1 में जो चैप्टर्स नंबर 6 है, जो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले जो यूनिट है, उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसका क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं और वो एग्जाम में उसके ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके आगे के जो हैं जर्नल, लेजर, ये सब तो आपको केवल प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, लेकिन ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। तो इतना था मेरा अकाउंट्स का स्ट्रैटेजी। उसके बाद मेरा आपको जो बताऊँगा पेपर नंबर 2 में, जिसमें आते हैं लॉ और BCR। तो मैंने अगर आपको बताऊं कि लॉ जो था मेरा, उसके अंदर मैंने पूरे अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी में सबसे ज़्यादा टाइम मैंने अपने लॉ के पेपर को दिया था। तो उसके, और अगर मैं पर्टिकुलरली बताऊं कि मैंने उसमें एक चैप्टर को, तो सबसे ज़्यादा मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टाइम दिया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ऐसा करना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को काफ़ी अच्छे से, मतलब बाई हार्ट आपको एकदम पढ़ना है, और उसके कम से कम आपको 3 रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसे नहीं करने हैं, आपको रिवीजन इस तरीके से करने कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है। और फिर अगर प्रायोरिटी वाइज बताऊं तो उसके बाद आपका जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो नंबर 2 पे आता है, क्योंकि उसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। मतलब लॉ में सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सबका अच्छा है, लेकिन अगर आप देखें बड़े होने के हिसाब से तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और फिर द कंपनीज एक्ट, इस तरीके से चलते हैं। तो आपको ये चारों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है, इनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। और अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने ऐसे किया था कि मैंने जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP जो होता है, उसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट B में ये LLP का कंपलसरी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जिसको मैंने ऑप्शन में छोड़ने के लिए छोड़ दिया था, उसकी मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो अगर आप चाहें, आपके पास टाइम कम है, तो आप LLP को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा, मतलब टॉपिक छोटा है, लेकिन जितना इसका वेटेज है उस हिसाब से ये कवर नहीं कर पाता। तो मेरे लिए वर्थ नहीं था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था करने के लिए, तो मैंने LLP को छोड़ दिया था। तो इस तरीके से आपको करना है। और लॉ की आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि आप टॉपिक भूल जाते हैं। इसमें ऐसा रहता है बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत सारे कनेक्टेड टॉपिक हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे या आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आपको रिवीजन रेगुलरली करते रहना है, और प्लस आपको बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस करना है। और जो हर एक चैप्टर और यूनिट के बाद जो सजेस्टेड क्वेश्चन और आंसर दिए रहते हैं, उसको आपको ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करें। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप उनको एक बार थॉरली रीड करें, जिससे कि आपकी वो पता चल जाए कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से आंसर लिखवाना चाहता है। तो ये हो गया हमारा लॉ का। उसके बाद हम बात करते हैं BCR में। तो BCR में जो
सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है नंबर 1 जो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन आपको कम से कम एग्जाम से पहले तक 3 बार आप उसको मतलब एक बार पढ़ना, उसके बाद 3 बार रिवीजन करने। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको इसकी एक एक लाइन हार्ट टू हार्ट याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दे देगा या कोई लाइन उठा के दे देगा, फिर आपको उसके बारे में लिखना रहेगा। तो इस तरीके से ये चलता है, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर होता था क्लास 12 वगैरह में, तो उस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन चैप्टर। और कम्युनिकेशन का वेटेज अच्छा है, 2-3 मतलब आपके ऐसा रहता है कि 2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद जितने भी फॉर्मेट्स हैं आपको वो फॉर्मेट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपके गलत हो जाएंगे तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, मतलब आप उतना अच्छे से मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो आपको फॉर्मेट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें आपको ये करना है कि जो BCR है इसको आपको कम टाइम, मतलब अगर आप हो सके तो कम टाइम दीजिए, लेकिन इसको सीरियसली कीजिए। और मैं आपको बताऊं तो मैंने कैसे किया था। मैंने जैसे जून अटेम्प्ट के लिए मैंने क्या किया था, मैंने BCR 15 दिन पढ़े थे अच्छे से, जिससे मेरा पूरा तैयार हो गया था। तो मैंने ये जो मेरा दिसंबर अटेम्प्ट था इसमें मैंने BCR बिल्कुल नहीं पढ़ा था, केवल मैंने नवंबर 1, 2, 3 मैंने ये 3 दिन उठाया था, पूरा BCR खत्म कर दिया था। और कम्युनिकेशन चैप्टर मैंने पहले ही कर लिया था, तो मैंने इतना ही टाइम दिया था, लेकिन मैंने इसको सीरियसली पहले कर चुका था। उसके बाद मैंने सारे फॉर्मेट्स एक कॉपी में उठा के लिख लिए थे, फिर उनको मैं प्रैक्टिस कर लेता था। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी थी लॉ के लिए। लॉ और BCR यहाँ पे आपका खत्म होता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पेपर आता है वो है मैथ्स का, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें डर भी रहता है। मेरा भी मैथ्स का सबसे बड़ा फियर था और मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मैं मैथ्स में फेल भी हो सकता हूँ, और मैथ्स की वजह से सबसे ज़्यादा मैं डरा हुआ था रिजल्ट के दिन। तो अगर मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैंने क्या फॉलो किया था, मैंने मैथ में बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव चैप्टर्स किए थे। उन चैप्टर्स के मैं जितने भी मैंने अकाउंट्स वगैरह, मैं सबकी लिस्ट यहीं पे कहीं डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो मैथ्स में मैंने बहुत ही कम चैप्टर किए थे, सिलेक्टिव स्टडी की थी, जिसमें जो चैप्टर्स मैंने किए थे वो थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग का पूरा यूनिट, और फिर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूनिट है वो स्टैटिस्टिक्स में, वो मैंने किया था। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों का वेटेज उठा कर देख लें तो ये तीनों मिला के आपके पेपर का 50 नंबर कंसिस्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का 15 से 17 नंबर का हर बार का रहता है, और MCTD मतलब जो आपका ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा ये भी 14 से 17 या 18, कभी कभी 22 नंबर का भी इसका वेटेज रहा है, और LR आपका 20 नंबर पक्का है। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो अब 50 नंबर आपके पेपर का यही अकेला खा लेता है। तो इसके ऊपर आपकी काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे कैलकुलेटेड ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आपको उसके ऊपर काफ़ी अच्छा टाइम देना है। फिर उसके बाद अगर मैं प्रायोरिटी वाइज बात करूं तो मैंने उसके बाद ये तीनों करने के बाद मैंने किया था रेशियो, एंड रेशियो वाला जो चैप्टर है वो किया था। और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब शुरू के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसका वेटेज भी अच्छा है और ये ईजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैंने रेशियो चैप्टर को भी किया था। उसके बाद मैंने थियोरी, जो स्टैटिस्टिक्स को जो थियोरी पार्ट होती है वो मैंने किया था, क्योंकि अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देख लें तो थियोरी का इतना ज़्यादा वेटेज है कि कभी कभी पूरे 40 नंबर में से 22 नंबर की थियोरी भी आई है एक पेपर में, ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैंने थियोरी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा था और मैंने थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इस तरीके से मैंने इतने ही चैप्टर किए थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग पूरा, और जो MCTD हो गया, उसके बाद रेशियो और ये स्टैटिस्टिक्स की थियोरी। उसके बाद अगर आपको करना है तो मैं आपको प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ, तो आप कोरिलेशन और रिग्रेशन कर सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स में 17 या 18 चैप्टर में आता है। उसके बाद अगर आपको और करना है तो प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद जो लेफ्ट ओवर मैथ्स टॉपिक है वो इस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग, MCTD, रेशियो, थियोरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसको करने के बाद ही आपको बाकी टॉपिक पे ध्यान देना है। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, LR और MCTD है, इनका आपका काफ़ी ज़्यादा रिवीजन भी करते रहना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर पे आपको कमांड आना चाहिए। और मैथ्स के पेपर में अगर आपको कोई सेवियर है तो वो आपको कैलकुलेटर, तो इस वजह से आपको कैलकुलेटर की सारी ट्रिक्स आनी चाहिए और आपको हाथ पूरा सेट होना चाहिए कैलकुलेटर पे, कि आप जो है बिना देखे कैलकुलेटर की तरफ भी कैलकुलेटर पे टाइप कर सकते हैं और आपके आंसर ला सकते हैं। और जितने भी ट्रिक्स है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस तभी होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त रिवीजन के टाइम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के एक दिन पहले वो काम आते हैं। तो आपको इस तरीके से इसका रिवीजन करना है। और जितनी भी MTP हैं, अगर आपके पास टाइम है तो जो करंट MTP जो इंस्टीट्यूट निकालेगा उसको सॉल्व करना है। उसके साथ साथ जो आपकी पुरानी MTP है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको वेबसाइट से निकाल के उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऑप्शनल में, अगर मैंने तो नहीं सॉल्व किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो है स्कैनर भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट पेपर है जो इकोनॉमिक्स और BCK है,
तो ये पेपर जो होता है ये सबसे ज़्यादा पूरे सीए फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर यही होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप ऊपर के तीनों पेपर में अगर कम भी लेके आए, मतलब 40 ही लेके आए या 40-45 के पास रहें, तो आपको 200 पार कराने के लिए यही पेपर काम आता है, क्योंकि आप इसमें ईजिली 70 से 80-85 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। और ये पेपर ऐसा है कि इसको एग्रीगेट पुलर भी बोला जाता है, क्योंकि 200 के पार यही कराता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सारे चैप्टर को बहुत ही सीरियसली करना है, और इसका अगर रिवीजन बताऊं तो आपको हर एक चैप्टर को कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। और स्पेसिफिकली अगर इस इकोनॉमिक्स में बताऊं तो इकोनॉमिक्स में आपको ये करना है कि जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, जो ग्राफ्स दिए हुए हैं, उन ग्राफ्स को आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि ग्राफ से क्या कहना चाहते हैं। तो उन ग्राफ्स को जब आप समझ जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी काफ़ी आसान हो जाएंगे। आपको ग्राफ्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। उसके बाद नंबर 2 जो होता है हमारा न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और वो बहुत अच्छे से करना है। तो आपका इकोनॉमिक्स का ये हो गया। बाकी चैप्टर आपको सारे करने हैं, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही आपको पास कराता है अगर आपके ऊपर के पेपर में कुछ ऊंच नीच हो जाती है। फिर उसके बाद जो है जो अगर बीसीके में आपको बताऊं तो बीसीके में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब करने तो सारे हैं लेकिन अगर उसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाला बताऊं तो चैप्टर नंबर 3 और जो चैप्टर नंबर 6 है, इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। और हर एक चैप्टर के कम से कम आपको 3 रिवीजन करना है, प्लस आपको जितने भी हैं MCQ करना है, और अगर आप स्कैनर करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीसीके के लिए अगर कोई भी बेस्ट टीचर मैं बताऊं जिनसे मैंने पढ़ा था, तो अनअकैडमी पे फ्री यूट्यूब क्लासेस उन्होंने प्रोवाइड की है अनअकैडमी की तरफ से। उसमें जो MV सर हैं उनका मैंने देखा था, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उस तरीके से मैंने अपना ये पेपर नंबर 4 तैयार किया था। और क्या होता है कि बीसीके आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं बुक के अंदर लिखे होते हैं, वो कीवर्ड्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो वो जो अगर आप बुक पढ़े होंगे ध्यान से और कीवर्ड्स को मार्क करे होंगे, तभी आपको वो समझ में आएगा कि यहाँ पे ये कीवर्ड आएगा और तभी आप आंसर दे पाएंगे। और ये सारा MV सर अपने लेक्चर में बहुत आराम से करवाते हैं और वो पूरा डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं MV सर को, वो उनका फ्री में भी है, और अनअकैडमी पे तो आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी क्लासेस भी होती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना किया था पूरा चारों पेपर्स की स्ट्रैटेजी ये थी मेरी, इस तरीके से मैंने किया था। और अगर लॉ के लिए आप चाहें तो मैंने जो जिनसे पढ़ा था वो थे IG सर। अकाउंट्स मतलब मैंने पूरा CA बाहुबली टीम अनअकैडमी की फॉलो की थी, उन्हीं में मैंने सारे टीचर स्विच करके पढ़ता रहता था। अकाउंट्स में मैंने कुछ टॉपिक जो हैं DJ सर से मैं पढ़ता था, कुछ टॉपिक जो अंशुल सर से पढ़ता था। और एग्ज़ाम के जो लास्ट मिनट पे जो उनका जो मैराथन होता है वो आपको मस्ट है कि अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं मेरे अकाउंट्स के पेपर में मैंने सुबह वाला जो मैराथन अटेंड किया था एग्ज़ाम के सुबह, उस दिन DJ सर ने जो क्वेश्चन लगवाया था, एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन सेम टू सेम अकाउंट्स के पेपर में आ गया था। और वो देख के मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मैंने उसके बारे में पहले से नहीं पढ़ा था, लेकिन सुबह मैंने लगा लिया था तो मुझे उसका प्रैक्टिस हो गया था, पता चल गया था कैसे करना है, और वो मैंने पेपर में कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने सारे पेपर की तैयारी की थी, और आप भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सजेशन भी देते रहें। थैंक यू एवरीवन।